हेलो वालों, स्वागत है आपका आज के नए वीडियो में। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हम लोग के इकोनॉमिक्स के शॉर्ट नोट्स। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नोट्स हैं ये, जो कि हम लोग का है। पहला, नियामक ढांचा। नियामक ढांचा क्या होता है? पैमाने की अर्थव्यवस्था। उपोत्पाद, उपोत्पाद एवं सामरिक गठबंधन क्या होता है? ये शॉर्ट नोट्स हम लोग की टिप्पणियां हैं। ये क्या हम लोग की टिप्पणियां हैं, ये हम लोग पढ़ेंगे इसमें आज, क्योंकि टिप्पणियां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पता नहीं मुझे ऐसा फील हुआ इस बार हम लोगों ने शॉर्ट नोट्स जिन बच्चों ने लिखे थे उनके नंबर कम आए, ऐसा है कि नहीं है मुझे नहीं पता। तो एक बार अगर हो तो आप मुझे एक बार कमेंट में बता देना, जो लोग शॉर्ट नोट लिख के आए थे उनके नंबर ठीक आए थे या खराब आए थे, एक बार मेरे को बता देना। चलो भाई, इस टॉपिक को शुरू करते हैं। टॉपिक को शुरू करने के लिए हम लोग पहले से शुरू करेंगे। पहला टॉपिक हम लोग का नियामक ढांचा यानी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या होता है। नियामक ढांचा यानी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या होता है? अर्थ इसका होता है कि नियामक ढांचा यानी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का अर्थ है सरकार या किसी अधिकृत संस्था द्वारा बनाए गए कानूनों, नीतियों, नियमों और प्रक्रियाओं का वह समुच्चय जो किसी विशेष क्षेत्र जैसे उद्योग, बैंकिंग, पर्यावरण, उपभोक्ता संरक्षण आदि के संचालन को नियंत्रित और मार्गदर्शित करता है। मतलब नियामक ढांचा यानी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का अर्थ है सरकार या किसी अधिकृत संस्था द्वारा बनाए गए कानूनों, नीतियों, नियमों और प्रक्रियाओं का वह समुच्चय जो किसी विशेष क्षेत्र स्पेशल सेक्टर में, स्पेशल एरिया जैसे उद्योग हो गया, बैंकिंग हो गया, पर्यावरण हो गया, उपभोक्ता संरक्षण आदि के संचालन को नियंत्रित और मार्गदर्शित करता है। उद्देश्य इसका क्या देखते हैं? उद्देश्य इसका होता है आर्थिक गतिविधियों को पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करवाना, उपभोक्ताओं और व्यापारियों दोनों के हितों की रक्षा करना, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, भ्रष्टाचार और बाजार के दुरुपयोग को रोकना। समझ में आ गया? प्रमुख नियामक संस्थाएं और उनके कार्य कौन कौन से हैं? भाई देख लो, पहली संस्था, उसका क्षेत्र क्या आता है और कार्य क्या है। सेबी, जो हम लोग पढ़ रहे थे, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो क्या करते हैं शेयर बाजार का मैटर ये सब संभालते हैं, क्षेत्र इनका है। और निवेशकों की सुरक्षा और पूंजी बाजार की निगरानी रखते हैं। निवेशक जो उनकी सुरक्षा और पूंजी बाजार की निगरानी करते हैं। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये बैंकिंग और मौद्रिक क्षेत्र से रिलेटेड है। और बैंकिंग विनियमन और मुद्रास्फीति नियंत्रण ये आरबीआई ही संभालते हैं। इसमें संस्था, क्षेत्र और कार्य देखते हैं कि TRAI यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जितना भी टेलीकॉम अथॉरिटी जो होती है, रेगुलेटरी अथॉरिटी है इंडिया की, वो ट्राई देखती है, जो उपभोक्ता हित संरक्षण और सेवा की गुणवत्ता पर नियंत्रण रखती है। CCI, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया है, जो प्रतिस्पर्धा को नियंत्रित करती है। ठीक है। और एकाधिकार रोकना इसका कार्य होता है। उचित व्यापार प्रथा सुनिश्चित करना भी इसका कार्य होता है। ठीक है। एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल पर्यावरण को देखती है और पर्यावरणीय विवादों का त्वरित निपटारा भी एनजीटी ही करवाती है। कानून से इनका क्या संबंध है? उदाहरण के तौर पर देखेंगे तो कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 सीसीआई को अधिकार देता है। कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 सीसीआई को अधिकार देता है कि वह बाजार में अनुचित प्रतिस्पर्धा और एकाधिकार को रोक सके। सेबी एक्ट 1992 के तहत सेबी को पूंजी बाजार को विनियमित करने की शक्तियां दी गई हैं। ठीक है। इसका केस उदाहरण क्या है? MCX स्टॉक एक्सचेंज, एक MCX स्टॉक एक्सचेंज वर्सेस सेबी का मैटर था। इस केस में MCX ने सेबी के खिलाफ चुनौती दी क्योंकि सेबी ने उन्हें व्यापार की अनुमति नहीं दी थी। कोर्ट ने कहा कि सेबी को व्यापक नियामक शक्तियां हैं और उनका निर्णय निवेशकों की सुरक्षा हेतु था। कोर्ट ने MCX को स्टॉक अपने मार्केट में लाने होंगे, सेबी कहा होगा, सेबी ने भाई उन्हें अनुमति नहीं दी होगी, तो भाई वो कोर्ट में गया। कोर्ट ने कह दिया कि सेबी जो थी, सेबी ने क्या करा? ठीक है। सेबी ने क्या करा? सेबी ने तुम्हें व्यापक नियामक शक्तियां हैं उसके पास, तो और उनका निर्णय क्या था? निवेशकों की सुरक्षा हेतु ही था। ठीक है। दूसरा हम लोग आता पैमाने की अर्थव्यवस्था। पैमाने की अर्थव्यवस्था इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या था? इसका अर्थ देखेंगे कि जब कोई उत्पादन इकाई अपने उत्पादन का स्तर बढ़ाती है, कि जब कोई भी उत्पादन इकाई होती है वो अपने उत्पादन का स्तर बढ़ाती है और प्रति यूनिट लागत घट जाती है, और प्रति यूनिट लागत क्या हो जाती है? घट जाती है, तो इसे पैमाने की अर्थव्यवस्था कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है? पैमाने की अर्थव्यवस्था कहा जाता है। इसका मतलब होता है कि जैसे जैसे उत्पादन बढ़ेगा लागत घटेगी और मुनाफा बढ़ेगा। तो इसका मतलब यह होता है जैसे जैसे उत्पादन बढ़ेगा लागत घटेगी और मुनाफा बढ़ेगा। प्रकार इसके देखते हैं कि आंतरिक पैमाने की अर्थव्यवस्था यानी कि इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होता है? कि किसी कंपनी के भीतर होने वाले सुधारों से लागत में कमी, मतलब किसी कंपनी के भीतर जो होने वाले सुधारों से लागत में कमी होती है। उदाहरण क्या देखेंगे कि मशीनरी में निवेश कर दिया, कुशल श्रमिकों की नियुक्ति कर ली, तो उससे क्या हो गई? हम लोग को कमी हो गई लागत में।
बाह्य पैमाने की अर्थव्यवस्था यानी एक्सटर्नल इकोनॉमी ऑफ स्केल क्या होता है? जब पूरी इंडस्ट्री या क्षेत्र के विकास से किसी फर्म को लाभ होता है, जब पूरी इंडस्ट्री या क्षेत्र के विकास से किसी एक पर्टिकुलर फर्म को लाभ हो रहा है, तो वो बाह्य पैमाने की अर्थव्यवस्था है। ठीक है, उदाहरण आईटी हब, मतलब जैसे बेंगलुरु में सभी कंपनियों को ट्रेनिंग, सप्लाई और टैलेंट का लाभ मिलता है। ठीक है, टैलेंट का लाभ होता है। उदाहरण के रूप में देखेंगे, अगर एक कंपनी 1000 मोबाइल बनाती है और एक मोबाइल की लागत 200 है, लेकिन जब वही कंपनी 10,000 मोबाइल बनाती है तब लागत घटकर 150 रह जाती है। तो यह पैमाने की अर्थव्यवस्था है। ठीक है, अर्थशास्त्र व कानून से संबंध देखेंगे तो कंपटीशन लॉ के अनुसार क्या होता है? पैमाने की अर्थव्यवस्था अच्छी बात है जब तक इससे उपभोक्ता को लाभ हो, लेकिन अगर कोई बड़ी कंपनी इसी का उपयोग कर छोटे व्यापारियों को बाजार से बाहर कर देती है तो यह एक प्राकृतिक एकाधिकार यानी नेचुरल मोनोपोली बन सकता है, जो कि सीसीआई के तहत प्रतिबंधित हो सकता है। जो कि क्या हो सकता है? सीसीआई के तहत प्रतिबंधित हो सकता है। ठीक है, केस उदाहरण देखते हैं तो रिलायंस जियो केस का मैटर देखेंगे भाई। सब देखो बिल्कुल रिलेटेड केस लेके आता है, जो रिलेटेड हो, जो आपने सुने हो, ये नहीं तो 1984 का लिया देख सकते ही नहीं। जब जियो ने बेहद सस्ती दरों पर डेटा और कॉलिंग प्लान दिए थे तब यह पैमाने की अर्थव्यवस्था का उदाहरण था, क्योंकि बड़े पैमाने पर निवेश कर कंपनी ने लागत घटाई। लेकिन अन्य कंपनियों ने सीसीआई में शिकायत की कि यह अनुचित प्रतिस्पर्धा। सीसीआई ने माना कि जब उपभोक्ता को लाभ हो रहा है और किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाया जा रहा है तो यह क्या है? वैध है। ठीक है, एयरटेल एयरटेल ही भागा होगा सबसे पहले। ये जियो वाले भैया हमारे टीवी करे दे रहे हैं। खैर, उपोत्पाद एवं सामरिक गठबंधन, बाय प्रोडक्ट और स्ट्रेटेजिक अलायंसेस क्या होते हैं? तो उपोत्पाद यानी बाय प्रोडक्ट देखते हैं। उत्पादन के दौरान मुख्य उत्पाद के साथ जो अन्य उत्पाद बिना उद्देश्य के उत्पन्न होते हैं, मतलब उत्पादन का दौरान एक चल रहा है, ये हमें बनाना है, इसके साथ ही जिसे हम नहीं भी चाहते वो भी एक उत्पाद क्या हो गया? उत्पन्न हो गया, तो उन्हें क्या कहते हैं? उपोत्पाद कहते हैं। उदाहरण के रूप में देखेंगे कि शुगर मिल में चीनी के साथ बैगास यानी गन्ने का रेशा उत्पन्न होता है। क्या जो शुगर मिल होती है उसमें चीनी के साथ बैगास यानी गन्ने का रेशा भी उत्पन्न होता है, जो ईंधन के रूप में काम आता है, जो ईंधन के रूप में काम आता है। दूध से घी निकालने पर बचा हुआ मट्ठा एक उपोत्पाद है। दूध से घी निकालने पर एक बचा हुआ जो मट्ठा होता है वो एक उपोत्पाद है। आर्थिक महत्व क्या होता है? लागत की भरपाई हो जाती है, अतिरिक्त लाभ मिलता है और पर्यावरणीय प्रभाव में कमी आती है यानी वेस्ट रिसाइकलिंग में। ठीक है, इसका कानून से संबंध देखेंगे। इसका कानून से क्या संबंध आ रहा है कि पर्यावरण कानूनों के अनुसार कंपनियों को अपने कचरे का प्रबंधन करना होता है। यदि उपोत्पादों का उचित प्रयोग ना किया जाए तो यह एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो है तहत अपराध हो सकता है, तो इसीलिए वो उसको यूजफुल ले लेते हैं उपोत्पाद को। सामरिक गठबंधन देखते हैं यानी स्ट्रेटेजिक अलायंसेस देखते हैं। स्ट्रेटेजिक अलायंसेस क्या बता रहा है कि जब दो या दो से अधिक कंपनियां संसाधनों का साझा करने के लिए समझौता करती हैं, जब दो या दो से अधिक कंपनियां क्या करती हैं? संसाधनों का को साझा करने के लिए समझौता करती हैं ताकि वे एक साथ बाजार में प्रतिस्पर्धा कर सकें, तो उसे सामरिक गठबंधन कहते हैं। ताकि वे क्या कर सके? एक साथ बाजार में प्रतिस्पर्धा कर सके तो उसे सामरिक गठबंधन कहते हैं। इसका प्रकार क्या होता है? ज्वाइंट वेंचर, नई इकाई बनाना, लाइसेंसिंग एग्रीमेंट, एक कंपनी अपनी तकनीक दूसरी को देती है और मार्केटिंग अलायंसेस एक साथ प्रचार करना। सामरिक गठबंधन समझ में आया? स्ट्रेटेजिक अलायंस जब दो या दो से अधिक कंपनियां संसाधनों का साझा, रिसोर्सेज का आदान प्रदान और साझा कर लेती थी, याद है? ये भी तुम भी यूज कर लो, हम भी यूज कर ले, उसके लिए एक समझौता कर लिया आपस में। ठीक है, वो कॉम्प्रोमाइज कर लिया ताकि वह एक साथ बाजार में प्रतिस्पर्धा कर सके, कंपटीशन भी कर सके, और तो उसे क्या कर सकते हैं? सामरिक गठबंधन कहते हैं। प्रकार कितने होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ज्वाइंट वेंचर्स होते हैं, नई इकाई बना देंगे, लाइसेंसिंग एग्रीमेंट्स बन जाते हैं, मतलब मार्केटिंग अलायंसेस हो जाते हैं। इनके उदाहरण क्या है कि मारुति सुजुकी के लिए क्या कहा था? जापान की सुजुकी और भारत की मारुति का संयुक्त उद्यम बना था। स्टारबक्स और टाटा एयरलाइंस, भारत में स्टारबक्स के प्रवेश के लिए टाटा से गठबंधन किया गया था। लाभ क्या होता है? जोखिम में साझेदारी हो जाती है, साथ ही साथ क्या रहता है? नई तकनीक और बाजार तक पहुंच रहती है और प्रतिस्पर्धा में क्या होती है? बढ़त भी होती है। कानून से संबंध देखेंगे, यदि कोई गठबंधन बाजार में एकाधिकार स्थापित करने के लिए हो, यदि कोई गठबंधन हो तो बाजार में एकाधिकार स्थापित करने के लिए हो तो यह कंपटीशन एक्ट 2002 के तहत अवैध हो सकता है। तो यह कंपटीशन एक्ट 2002 के तहत अवैध हो सकता है। केस उदाहरण देखते हैं तो केस उदाहरण क्या कह रहा है?
गूगल एंड एंड्रॉइड केस, गूगल एंड्रॉइड केस देखेंगे। गूगल ने मोबाइल निर्माताओं से ऐसे गठबंधन किए थे, गूगल ने मोबाइल निर्माताओं से ऐसे गठबंधन किए थे जिससे वे केवल गूगल ऐप्स ही इंस्टॉल कर सकें। गूगल ने मोबाइल निर्माताओं से ऐसे मतलब एग्रीमेंट्स किए थे जिससे वे केवल गूगल ऐप्स ही इंस्टॉल करें। सीसीआई ने इसे अनुचित मानते हुए गूगल पर क्या लगा दिया था, जुर्माना लगा दिया था, क्योंकि ये वो मोनोपोली लाना चाह रहा था गूगल। क्या निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष निकलता है कि किसी भी विकसित अर्थव्यवस्था में नियामक ढांचा, पैमाने की अर्थव्यवस्था, उपोत्पाद और सामरिक गठबंधन जैसी अवधारणाएं बेहद क्या होती है, महत्वपूर्ण होती हैं। एक सुदृढ़ नियामक ढांचा पारदर्शिता और न्याय सुनिश्चित करता है, जबकि पैमाने की अर्थव्यवस्था उत्पादन और कुशल और सस्ता बनाती है। उत्पादन को क्या बनाती है? कुशल और सस्ता बनाती है। उपोत्पादों का उचित उपयोग कंपनियों के बीच सहयोग, बाजार में नवाचार और टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं। हालांकि जब इन तत्वों का दुरुपयोग किया जाता है, जैसे एकाधिकार स्थापित करना या पर्यावरण को नुकसान पहुंचाना, तब कानून हस्तक्षेप या लॉ हस्तक्षेप करेगा। इस प्रकार अर्थव्यवस्था और कानून दोनों एक दूसरे के पूरक है और मिलकर सामाजिक आर्थिक संतुलन बनाए रखते हैं। समझ में आ गया? भाई स्क्रीनशॉट के लिए खोल लो। रिवीजन 4 शॉर्ट नोट्स के लिए समरी देख लो। टॉपिक, परिभाषा, उदाहरण, कानून, संस्था। नियामक ढांचा क्या करता है? सरकार द्वारा बनाया गया नियंत्रण तंत्र होता है। सेबी, आरबीआई, सीसीआई का उदाहरण है। सेबी या कंपटीशन एक्ट इसके कानून चलता है। पैमाने की अर्थव्यवस्था क्या करता है? उत्पादन बढ़ाने पर लागत में कमी आती है। रिलायंस जियो देख लो और कंपटीशन एक्ट 2002 वाला देख लो। ठीक है, इसका टॉपिक देखो, परिभाषा, उदाहरण और कानून संस्था देखो। उपोत्पाद क्या करता है? उत्पादन के साथ उत्पन्न जो सह उत्पाद होता है उसे उपोत्पाद कहते हैं। बैगाज या मट्ठा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम इसी के अंतर्गत आता है। सामरिक गठबंधन देखेंगे तो कंपनियों का साझेदारी कर काम करना। अब मारुति सुजुकी, टाटा, स्टारबक्स कंपटीशन है कानून संस्था के अंतर्गत ही आते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का ये पूरा टॉपिक समाप्त हो गया। जो हम लोग के क्या थे, छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स थे। नियामक ढांचा था, पैमाने की अर्थव्यवस्था, उपोत्पाद और सामरिक गठबंधन। बहुत इजी टॉपिक थे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। इनमें से कोई बड़ा एक सिंगल टॉपिक में भी आ सकता है और शॉर्ट नोट्स में भी आ सकता है, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस आते रहेंगे। अगर नहीं समझ में आया तो आपको पता है आपको क्या करना है, 1.5 या 6 ला के देख लेनी है आपको ये वीडियो। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।